स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू में स्वागत है आपका। आज हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, इन तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। आप अच्छे से समझ, इसके अंदर असर्शन, रीजन और हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर है, जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और हर एक एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। 20 नंबर का एमसीक्यू क्लास एग्जामिनेशन में आता है और बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू में क्लास किसी में भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपके पास कोई चारा नहीं, आपको सारे एमसीक्यू करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग चैप्टर से। सबसे पहला, to get success in business, all managers need to work hard in thinking about future, in making business predictions and achieving target. The above line describe one of the concept of management. Concept, one of the concept. Name that concept. तो वो क्लास कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑब्वियसली क्लास प्लानिंग है, जहाँ पे आप थिंकिंग कर रहे हो। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, वहाँ पे थिंकिंग करते हो फ्यूचर के लिए। तो कौन सा क्लास कॉन्सेप्ट है? वो फंक्शन प्लानिंग का है। असर्शन, रीजन, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टेन। एक सेकंड, विच इज सर्टेन, क्या फ्यूचर सर्टेन होता है? सुनो, गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, आर फॉल्स। ए करेक्ट और आर इनकरेक्ट। 50, प्लानर आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल एज दे हैव to analyze environment, to make it predictions regarding futures, compare the various alternative and select the best alternative. It is related to which features of planning? ये प्लानिंग का कौन सा फीचर है? देखो, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज यानी कि मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं क्लास? मेंटल एक्सरसाइज। ओके, ये आपको केस स्टडी में भी हेल्प करेगा और इस तरीके से भी आपके काम आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप to help student of schools and colleges to provide stationery to them. He felt that students were not able to get the needed stationery easily and hence wanted to provide the stationery directly to the student in the school. He listed out the various alternative. उसके बाद सेटिंग अप बिजनेस एंड फाइनली सिलेक्टेड द बेस्ट मेथड, यानी डिसीजन मेकिंग है, टू सेट अप द बिजनेस बाय डेवलपिंग एन ऐप। सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो अब इसने क्या करना है? ही लिस्टेड द ऑल्टरनेटिव एंड वेरियस वे ऑफ सिलेक्टिंग। उसके बाद फाइनली ही सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव। फिर प्लान को क्या करना है क्लास? इंप्लीमेंट करना है, यानी सी पॉइंट, इंप्लीमेंट द प्लान। फिर उसके बाद फॉलो अप होगा। चेंजेस एंड इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप चेंजेस और इवेंट को, फ्यूचर इवेंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप। हम फ्यूचर में होने वाले अनहोनी को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम लोग क्लास उसके लिए एस्टिमेट कर सकते हैं, पहले से प्लान कर सकते हैं। इट्स सजेस्टेड द वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का वो कौन सा क्लास इंपॉर्टेंस है? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। बिल्कुल करेक्ट है क्लास। प्लानिंग इज फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्लास, और ये इसी को क्लास क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है ना। हाँ, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है हाँ भैया, जो क्रिएटिविटी है वो नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ पे हैं और फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है क्लास? ऑब्वियसली ये प्लानिंग फंक्शन ही है। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, the manager wants to increase the profits by purchasing new high speed machines or increasing the sale price using waste material in manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material is the best solution for him and if the concept of management being involved. So the company manufacturing garment, a manager wants to increase the profit by purchasing new high speed machines or increasing the sale. अच्छा सुनो, एक मशीन इनके पास एक ऑप्शन है, हाई प्राइस मशीन और इंक्रीजिंग सेल्स और यूजिंग वेस्ट, अलग अलग ऑल्टरनेटिव हो गया। ही डिसाइड, इन्होंने क्लास एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया था। क्या है? प्लानिंग के अंदर ही तो है। मानसी आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग प्लान टू स्टार्ट डिजाइनर बुटीक, है ना, बुटीक लड़कियां समझती होंगी बेहतर तरीके से। शी हैड टू एड्रेस हर इश्यूज लाइक टारगेट कस्टमर, channel of distribution to be used, pricing policy, etc. The type of plan Mansi needed to develop to get a blueprint of the business venture. Class, blueprint of business venture क्या होगा बताओ क्लास? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द गोल। इन्होंने क्लास एक बुटीक खोलने की सोचा है क्लास, वो क्या है? इसके लिए पूरी की पूरी क्या बनेगी? स्ट्रैटेजी बनेगी, राइट। कस्टमर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है ना, ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा। असर्शन, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। प्लानिंग बाकी फंक्शन से पहले आ जाता है, राइट, करेक्ट है। ऑल द मैनेजर फंक्शन आर परफॉर्म विद द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। तो ये भी क्लास इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए।
58 द प्लान विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर इज कॉल्ड, क्लास जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है क्लास, क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्राम। ठीक है, इतनी सारी चीजें वैसे भी प्रोग्राम के अंदर ही आती हैं, एक ही है प्रोग्राम जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। Which step in the process of planning will precedes the step in which the manager required to make certain assumption? क्लास कुछ assumption लेना पड़ेगा regarding future developing premises। उससे पहले कौन सा है? setting up of objective, यानी कि C point। भाई developing premises से पहला क्या है? setting up of objective। फिर क्लास I से क्या होता है क्लास? अलग अलग alternative की लिस्ट बनाना क्लास, उसके बाद evaluate करना, फिर select करना, फिर implement करना प्लान, फिर follow up। 60 चेक करो क्लास, assertion reason का क्वेश्चन है 60। प्लानिंग इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप, नहीं, प्लानिंग हर कोई करता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता, हर कोई करता है। द स्कोर ऑफ प्लानिंग इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द स्कोर ऑफ प्लानिंग इज सेम, है ना? बताओ क्लास, प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप, क्या प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल का फंक्शन है? प्लानिंग जो है टॉप लेवल का फंक्शन है? नहीं, प्लानिंग स्कोप जो है सेम है, सबके पास सेम स्कोप नहीं, टॉप लेवल में ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। दोनों गलत का है, ये रहा डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Planners are supposed to be highly intellectual as they have to analyze environment to make predictions regarding future, compare, ये तो अभी पढ़ा था ना क्लास, मेंटल एक्सरसाइज रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन क्लास, मेंटल एक्सरसाइज। टू क्वेश्चन की बात करें, assertion reason का क्वेश्चन है, प्लानिंग इनेबल मैनेजर टू लुक अहेड, प्लानिंग क्लास मैनेजर को इस लायक बनाता है कि वो आगे देखे, यार देख नहीं सकता, वो सिर्फ एंटिसिपेट कर सकता है, एंड एंटिसिपेट चेंजेस टू डील विद अनसर्टेन इवेंट। तो देखो यार, अनसर्टेन इवेंट से आप डील नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो क्या हो सकता है, उसको कैसे डील करना है वो आप पहले से नहीं कर सकते। प्लानिंग इन्वॉल्व रैशनल डिसीजंस, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ए फॉल्स आर ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट है। 63 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इफ प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन देन सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गारंटीड। यार ऐसा कैसे गारंटी नहीं है किसी चीज़ की? इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब कि प्लान बना ले सक्सेस होगा फ्यूचर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये वर्ड तभी यूज़ किया जाता है क्लास कि अगर आपने पहले प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देखा है तो जरूरी नहीं कि प्लान आगे भी सक्सेसफुल हो, डज नॉट गारंटी सक्सेस। स्टेटमेंट 2 इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड अदर ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो करेक्ट है क्लास, प्लानिंग जो है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, करेक्ट स्टेटमेंट क्लास, ओनली ऑप्शन नंबर 2 है। अब आते हैं क्लास ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, प्लानिंग चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, इसकी क्लास काफी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। नाउ मूव टू ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी यूज? देखो यार, बर्डन को लूज करने के लिए डेलीगेशन यूज किया जाता है, ठीक है? अगर आपके पास ओवरबर्डन है तो आप कौन सा यूज करोगे? डेलीगेशन, राइट? क्या होगा क्लास? ये डेलीगेशन। Which type of organization structure will you suggest for a firm which has diversify activity? यार बहुत सारी एक्टिविटी है, तो हम डिवीजन को फॉलो करेंगे क्लास, क्या? डिवीजन स्ट्रक्चर। 65 का सी चेक कर लो क्लास, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो अगर आपने पढ़ रखे अब तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं सारा का सारा, राइट? अच्छा, एक सेकंड क्लास, विच डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर, अच्छा ये क्लास पूरा देखो पढ़ना था, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा, लिखा है कि विच हैज डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट नहीं लिखा है, एक्टिविटी अलग अलग है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, एचआर अलग अलग, ऑपरेशंस रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होता है क्लास? फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है। 65 का डी। फॉर द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। यार अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया सकता, अकाउंटेबिलिटी हमारी ही रहती है, भले ही क्लास हम नीचे काम को, पावर को डेलीगेट कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट कंप्लीटली, आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दोगे? बताओ क्लास, क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया सकता है? मेरी सारी जिम्मेदारी मैं नीचे दे दूं? यार नहीं, कुछ तो मेरे हाथ में भी रहेगा ना, तो ये भी गलत है क्लास, तो आप इस पर डी टिक करो, बोथ स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। असर्शन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, करेक्ट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है कि हाँ यार मैं कंपनी में बिलोंग करता हूँ तो जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यानी कि हाँ कंपनी से बिलोंग करते हो तभी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 67, arrange the following sequence in the process of organizing. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंटाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले सी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी के बाद ऑब्वियसली जब दोनों ऑप्शन में बी है तो बी ही आएगा, डिपार्टमेंटेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, बी ऑप्शन। तो बहुत आसान था, इतना आसान मुझे लगता नहीं क्लास पूछा जाएगा आपको, बट हाँ प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये भी किसी को टफ लग सकता है अगर उसने इसका प्रोसेस पढ़ा नहीं है। आइडिया, IDAE। 69,
चेक करो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्लास, और इसका रीजन भी है. तो 69 का क्लास आप ए टिक कर दो. 70 फॉर द फास्ट कम्युनिकेशन एंड टू गेट करेक्ट फीडबैक. यार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है ये तो. ओके, स्टेटमेंट 1, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओब्लिगेशन टू डू अ जॉब. ये आपकी लाइबिलिटी जॉब करने का. और अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग द जॉब. बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स जॉब, आपकी जॉब के टुवर्ड्स क्या क्या लाइबिलिटी है. और अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क. अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन क्लास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. यार देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस पे नहीं काम करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे. वही वो कंपनी पे काम करता है, कंपनी का गोल पे काम करता है. इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये करेक्ट है क्लास. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आसानी से फिक्स कर सकते हो फॉर्मल में. तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू. 73, centralization refers to retention of decision making authority, opening new branches, separation of divisions, dispersal of decision making authority. नहीं, तो retention ध्यान रखना. 73 का ए पॉइंट है, यानी कि रिटेंशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर को अपने हाथ में रखते हैं जो वो किसी को नहीं देते, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. टॉप लेवल मैनेजर्स जो है अगर पावर को नीचे लेवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. राम was given task by his superior to prepare plan in 15 days. He asked two of his subordinate to work upon two aspects of his task. One of the subordinate met with an accident and could not be complete his work. Who is answerable for this task? तो अभी भी क्लास राम was given task by राम ही answerable होगा भैया. राम को ही आंसर देना पड़ेगा. राम इज अकाउंटेबल. ये नहीं कह सकता वो कि भाई मैंने तो अपना काम किसी और को दिया था, उसने काम करके नहीं दिया. ऐसा नहीं कह सकते. वही आंसर देगा. अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती कभी भी. अकाउंटेबिलिटी आप ही की रहती है. इन डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल्स होते हैं. मल्टीपल लेवल, दो लोग नहीं होते. दो लोग कब होते हैं क्लास? डेलीगेशन में. Grouping similar nature jobs into larger unit is called departments. is step of the process of one of the function of management. यार कितना सिंपल है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही तो आता है ये डिपार्टमेंटेशन. द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, उसको डिविजनल फॉलो करना चाहिए. जो कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है उसको डिविजन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, ये तो बहुत आसान है. आई होप आप लोग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, आपको फास्ट नहीं लग रहा होगा कुछ भी. Statement 1, the formal organization does not provide a complete picture of how organization work. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लास आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देता. यार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं देता कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा. राइट, करेक्ट है क्लास. कंप्लीट पिक्चर तो देखो नहीं दे सकता कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डिलिबरेटली. देखो यार, डिलिबरेटली फॉर्म होता है तो गलत बात है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली क्रिएट किया जाता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लास अपने आप क्रिएट हो जाता है, क्रिएट्स ऑटोमेटिकली. तो इस स्टेटमेंट गलत, पहला सही दूसरा गलत, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 78 का. राइट, नेक्स्ट 79 चेक करो. 79 78 का हमने क्या लगाया क्लास? सी. 79 का देखो क्या है. 78 का सी है. नेम द कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एक सुपीरियर क्लास कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली? दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और नैरो स्पैन मतलब टॉल स्ट्रक्चर, वाइड स्पैन मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर. Dash is the process of dividing work into management activity and getting grouping the activity which are similar in nature. Activities similar in nature. तो क्या बोलेंगे क्लास इसको? कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, इसे बोलते हैं क्लास डिपार्टमेंटलाइजेशन. ओके, डिपार्टमेंट क्रिएट करना. ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन ना होता है क्लास डिविजनल, है ना. अगर क्लास एक्टिविटी लाइन होती तो क्लास फंक्शनल, प्रोडक्ट लाइन है तो डिविजनल. नेक्स्ट है क्लास स्टाफिंग चैप्टर. अब देखते हैं स्टाफिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो स्टाफिंग चैप्टर से क्लास बन सकते हैं. और आपको ऐसा फील आया कि यार कंप्लीट एक तरीके से रिवीजन हो गया, एक सारी क्विक रिवीजन आपका हो गया इससे. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर डूइंग. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर का क्लास ये कोलैबोरेशन है. इसको क्या बोलते हैं मुझे बता. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वेस्टिबल स्कूल. इसको बोलते हैं क्लास इंटर्नशिप. द पर्पस ऑफ वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड इज टू मेक न्यू एम्प्लॉय फील एट होम एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलते हैं क्लास को? इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज को मिलवाया जाता है. ठीक है, मिलवाया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, तो क्विकली सेटल डाउन हो जाता है. उसको लगता है मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, और वो क्लास जो रूल रेगुलेशन से वो फैमिलियर हो जाता है. सबसे फैमिलियर हो जाएगा तो रूल रेगुलेशन भी समझ लेगा, टिक जाएगा. 84, the form which contain certain vital details about the candidate which authenticated and attested by him
हिम और हर, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, उसको बोलते हैं मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। देखो यार, जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट होता है ना, उसे वो अटेस्ट करके देगा, साइन करके देगा कि हाँ भाई, या तो कंपनी के अंदर ही डॉक्टर्स होते हैं या बाहर किसी डॉक्टर से साइन करा के देगा कि मुझे कोई सीवियर डिजीज नहीं है, कोई मेडिकल इश्यूज मेरे को नहीं है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बी यूज एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यार अनलिमिटेड जो है वो अनलिमिटेड कहाँ है यार, कंपनी के अंदर से लोग लोगे तो लिमिटेड है, एक्सटर्नल अनलिमिटेड होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बी यूज टू लिमिटेड, ये उल्टा लिखा है, ये दोनों उल्टा, इसका ये है, दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, दोनों फॉल्स। दिस suitable मेथड फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट गेटिंग अनस्किल्ड लेबर, तो अनस्किल्ड लेबर किससे ले सकते हैं क्लास, रिकमेंडेशन प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एक फैक्ट्री गेट भी होता है, लेकिन फैक्ट्री गेट है नहीं इसमें, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अनस्किल्ड लेके आता है, फैक्ट्री गेट में भी अनस्किल्ड लेबर आते हैं, लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर बल्क में लेके आता है, विलेज से लेके आता है, बहुत सारे लोगों को लेके आता है, क्विक रिक्वायरमेंट के लिए होता है, वो इंस्टेंट चाहिए अगर आपको एम्प्लॉय। अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन जॉब, दिस रिलेटेड टू विच इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Appointment is as per the requirement and satisfaction of the job. Filling the roles by obtaining competent personnel, ये plus competent persons, placing right persons, right job, optimum utilization, class optimum utilization of human resources, improvement, job satisfaction and morale of employee. अपॉइंटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द जॉब, यानी कि क्लास सही पर्सन को सही जॉब, यानी प्लेसिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को क्लास सही जॉब दोगे तो ही क्लास वो सेटिस्फाई रहेगा अपनी जॉब से रिगार्डिंग। आप जो काम करना चाहते हो, आपको वो काम मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कोई अगर कोई और काम दे दे करने के लिए तो नहीं होगा मुझसे, मैं सेटिस्फाई नहीं रहूँगा उस काम से। पेमेंट ऑफ सैलरी वेज टू द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क, तो पीस वर्क क्या कहते हैं क्लास, ठीक है, टाइम बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर पीस वर्क है तो क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्लास दिया जाता है पैसा। टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, इंसान क्लास नई जॉब को कितनी जल्दी सीखेगा, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये होता है क्लास काम को सीखेगा कितनी जल्दी, उस काम पे कितना उसको नॉलेज है, जो काम के लिए आया है वो पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिव इंसान है, उसका अप्रोच पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पे नए काम को कितनी जल्दी सीखेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑन द जॉब मेथड मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग, करेक्ट है क्लास। ऑफ जॉब मेथड मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, तो ऑफ द जॉब मेथड जो है वो कहता है लर्निंग बिफोर डूइंग। क्या सही लगता है क्लास आपको, बताओ क्लास। ऑफ द जॉब मेथड कहता है लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी भी काम करने से पहले सीखो, तो करेक्ट है क्लास। आपको पहले सीखना पड़ेगा फिर काम में लगना है, जैसे हवाई जहाज सीखना पड़ेगा पहले, जॉब छोड़ के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप जहाज चलाओगे। Which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on internal recruitment में सबसे ज़्यादा अगर आप डिपेंड हो जाओगे तो एक सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगा, हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो 91 का ऑप्शन क्लास क्या है, रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस। अगर तुम सब लोग कंपनी के अंदर से लोगों को लोगे, कंपनी को लगेगा यार हमें ही जाना है और बाहर से तो कोई आएगा नहीं, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। एन एनालिसिस दैट इनेबल द असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोगों की तुम्हें जरूरत है, वर्कलोड या वर्कफोर्स, मुझे बताओ कितने लोगों की जरूरत है, मेरी बात ध्यान समझना। एन एनालिसिस दैट इनेबल द असेसमेंट, एक ऐसा एनालिसिस जो हमें इस लायक बनाता है कि हम ये जान सके हमें कितने लोगों की जरूरत है, क्लास उसे वर्कफोर्स नहीं कहते, उसे वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। यहाँ गलती करते हो आप, केस स्टडीज में भी आप गलती करते हो यहाँ पे। क्लास वर्कफोर्स, कितना वर्कफोर्स है, वर्कलोड नहीं, वर्कफोर्स नहीं, वर्कलोड। वर्कफोर्स तो सिर्फ कहता है कि ओवरबर्डन तो नहीं है, स्टाफ कम तो नहीं है, ये उसके बारे में बात करता है, स्टाफ कम या ज़्यादा तो नहीं है, अंडरबर्डन और ओवरबर्डन। लेकिन वर्कलोड कहता है हमारे पास काम कितना, उस हिसाब से हमें कितने वर्कर की जरूरत है, वो हमको यहाँ पर चलता है। 93, the information technology department of Hitech Limited has few vacancies in cyber security. The human resource department of the company decide to recruit the fresh engineer of the graduate from IT और IT। तो यहाँ पे क्लास वही हो गया ना, कॉलेजेस का और जो यूनिवर्सिटी है और जो कंपनी वाले हैं उनका एक क्लास कोलैबोरेशन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट, जैसा क्लास आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, कैंपस प्लेसमेंट। नेक्स्ट, एनालिसिस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एनालिसिस करना वो होता है क्लास वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। लेकिन तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है वो वर्कलोड एनालिसिस होता है, केस स्टडी में भी काम आएगा। द सेंडर मस्ट एडजस्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, ये भी करेक्ट है क्लास। सेंडर ना रिसीवर के हिसाब से मैसेज भेजेगा, तुम्हें जैसा समझ आएगा ना मैं तुमको वैसा समझाऊंगा। द मैसेज शुड बी थॉट प्रोवोकिंग,
टू अराउज रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। तो 95 में क्लास दोनों ऑप्शन करेक्ट है क्लास, और ये करेक्ट रीजन बता रहा है, कह रहा है कि जो मैसेज है शुड बी थॉट प्रोवोकिंग टू अराउज रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। तो रिस्पॉन्स क्लास लेने के लिए होता है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। टू नो द इमोशंस एंड वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट विच द फॉलोइंग टेस्ट इज। इमोशंस एंड वैल्यूज, भाई तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे वैल्यूज की बात चल रही है, तो क्लास वो किस टेस्ट के अंदर, क्लास ट्रेड नहीं आएगा, पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड, वो क्लास आएगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। 96 का ए ऑप्शन करेक्ट। एक सेकंड, इंटेलिजेंस नहीं यार, आपका इमोशनल वैल्यू ना, तो वही है आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वाली बात है। इंटेलिजेंस तो होता है डिसीजन मेकिंग, यार इमोशनल एंड वैल्यूज के लिए क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। चेक करना क्लास एक बार, इसका पर्सनालिटी टेस्ट ही होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट क्लास आईक्यू लेवल के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट। ओके तो 96 के 96 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अभी तक 96 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी स्टाफिंग है, अभी बहुत सारे चैप्टर करना बाकी है, तो बस आप वीडियो में क्लास बने रहना। मैं डेली बेसिस पे, कल बहुत तबीयत खराब थी, स्टिल जैसे तैसे ठीक होके फटाफट काम करके क्लास आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये टाइम पे वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, और बस आप इसे देखते जाओ, सीखते चले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट मेंशन करो। टाइम ज़्यादा क्लास बचा नहीं है, देखा जाए तो आपके पास 22, 23, 24 3 दिन का ही समय बचा हुआ है क्लास। अब आज 21 है, 22, 23, 24 3 दिन का समय बचा हुआ है, मेहनत कर लो दबा के, ताकि क्लास एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, और क्लास कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय।